हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जी के ट्रिक। मैं दीपक शर्मा। तो जैसा कि हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन चल रहा था, हम लोग ऑब्जेक्टिव का ये फोर्थ पार्ट है और हम लोगों ने अभी तक जो थ्री पार्ट में एमसीक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम के अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोगों ने देख लिया था। और आज हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, इसमें देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट्स। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आइए आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, गैलियम आर्सेनाइड का फार्बिडन एनर्जी गैप होता है। दोस्तों, फार्बिडन एनर्जी गैप क्या होता है? फार्बिडन एनर्जी गैप की बात करते हैं तो जैसा कि हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पढ़ाया गया था कि अगर बात किया जाए फार्बिडन एनर्जी गैप की तो ये होता है कंडक्शन बॉन्ड और ये होता है बैलेंस बॉन्ड। बैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बॉन्ड में पहुंच जाते हैं। जब कंडक्टर की बात करते हैं तो एरिया बहुत कम होती है, लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इंसुलेटर की केस में दोस्तों बात करते हैं ये 0 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, जबकि सेमीकंडक्टर के कंडीशन में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि आर्सेनिक का जो गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम आर्सेनाइड का फार्बिडन एनर्जी गैप दोस्तों इसका होता है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइक चार्ज विल बी, मतलब कहने का दोस्तों लाइक चार्ज का मतलब होता है दो सेम चार्ज हो, पॉजिटिव और पॉजिटिव। अगर दो सेम चार्ज हैं आपस में दोस्तों एक दूसरे को हमेशा रिपल करते हैं। लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों? रिपल करते हैं। सही, इसका बी ऑप्शन सही है। तो सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू संपर्क तार का साइज होना चाहिए। दोस्तों, भू संपर्क का मतलब अर्थिंग होता है। अर्थिंग का जो साइज होना चाहिए कितना? फेज तार से बराबर, न्यूट्रल तार के बराबर, फेज तार से अधिक, और फेज तार और न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल से अधिक। यहाँ दोस्तों होना चाहिए अधिक। अधिक, आप इसको सही कर लीजिएगा, अधिक। सही फ्रेंड्स। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो अर्थ वायर होता है, अर्थ वायर ये फेज तार के इक्वल होता है कि न्यूट्रल तार के इक्वल होता है कि फेज से अधिक होता है? सही दोस्तों, ये फेज और न्यूट्रल दोनों से अधिक होता है। दोस्तों, जैसा कि हम बता दे रहे हैं कि ये जो अर्थ वायर होता है ये प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है कि कभी भी कोई भी फॉल्ट हो तो जो करंट होती है, जो हम बोलते हैं, तो उसको ग्राउंड कर देता है, करंट को ग्राउंड कर देता है, लीकेज करंट को ग्राउंड कर देता है। तो हम जितना इसको मोटा रखेंगे, मतलब अगर देखा जाए न्यूट्रल और फेज की कंपेरिजन में ये मोटा यूज करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ये मोटा रहता है उसका रजिस्टेंस ही उतना कम होता है। क्योंकि पता है R इक्वल टू, आपने फार्मूला पढ़ा है रो L बाई ए से। दोस्तों आपको लग रहा हो कि अगर इसकी एरिया ज़्यादा रखेंगे तो दोस्तों उसका रजिस्टेंस बहुत कम होगा। अगर रजिस्टेंस कम होगा तो करंट इजीली ग्राउंड हो जाएगी। ज़्यादातर जैसे कॉपर का जो यूज करते हैं हम, कॉपर का, या जो अर्थ वायर स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता है कि GI वायर का बनाया जाता है, अर्थ वायर, GI वायर गैल्वेनाइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, फेज और न्यूट्रल तार से अधिक। अगली बात है फुल, लिखा रहा है ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या। देखिए, जो रेक्टिफायर का मतलब जानते हैं AC को DC में कन्वर्ट करता है, लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर दो टाइप बताया था, ब्रिज और दूसरा होता है सेंटर टिप। तो ब्रिज में दोस्तों यूज करते हैं हम 4 डायोड। सही है। अगर ये सेंटर टिप फुल वेव रेक्टिफायर की बात करता है तो दोस्तों वहां पर यूज करते हैं 2। हाफ वेव की बात करते हैं तो 1 डायोड यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 वाट के बल्ब में कितनी बिजली खपत होती है? देखिए दोस्तों, जीरो के चक्कर में आप जीरो मत समझिए कि 0 वाट है तो 0 वाट का खपत करता होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये 0 वाट का बल्ब होता है लेकिन 0 वाट खपत नहीं करता। ये मिनिमम कह सकते हैं अप्रोक्स 5 से 7 वाट। सही है, मतलब 10 वाट से कम, 5 वाट, 6 वाट, इतनी बहुत ही कम जो पावर वाट खत्म करता है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, 5 से 7 वाट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाफ वेव रेक्टिफायर होता है जिसको बोलते हैं अर्थ तरंग दृष्टिकारी की जो रिपल फैक्टर होता है, क्या होता है? रिपल उर्मिका घटक किसको बोलते हैं दोस्तों? उर्मिका घटक। उर्मिका घटक होता है रिपल फैक्टर। तो दोस्तों अगर बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर होता है 1.21 होता है। और ये बात करें रिपल क्या होता है, जब हम रेक्टिफायर द्वारा AC को DC में कन्वर्ट करते हो, जब आप AC को DC में कन्वर्ट करते हो, जब आप AC को DC में कन्वर्ट करते हो, और भी कैसी DC, पल्सेटिंग DC में, तो उस ये हमारा होता है रेक्टिफायर।
दोस्तों जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो डीसी आउटपुट में कुछ एसी के कंपोनेंट रह जाते हैं जिनके कारण ये हमको पल्सेटिंग डीसी मिलती है। इसी को बोलते हैं दोस्तों रिपल। ये जो डीसी के आउटपुट में एसी के कंपोनेंट रह जा रहा है ना, क्योंकि डीसी अगर देखी जाए प्योर डीसी तो ऐसे मिलेगी, लेकिन इस तरह नहीं मिल रही, ऐसे मिल रही है। इसका मतलब पल्सेटिंग है, इसमें कुछ एसी कंपोनेंट हैं, तो उनको दूर करने के लिए दोस्तों हम यूज करेंगे फिल्टर। तो इन्हीं को बोलते हैं रिपल। और दोस्तों कितना होता है 1.21। सही, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा है, कैसी राशि है। दोस्तों ये सदिश राशि होती है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। वर्ग एक कुचालक कितना तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में सहन करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछता रहता है इंसुलेटर से रिलेटेड कि कोई वर्ग ए कुचालक है उसमें कितना डिग्री टेम्परेचर सहन कर सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है 105 डिग्री होता है। दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन। आगे देखते हैं। जैसा कि अगर आपको इससे और क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड कि जैसे हम बात करें, देखिए कई प्रकार क्लास ए की बात करते हैं तो दोस्तों 105 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर सहता है, ये दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें वाई की, दोस्तों जो वाई टाइप क्लासिफिकेशन में आता है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर सहन कर सकता है। दोस्तों अगर बात करें ए की, तो मैंने बताया ए जो होता है 105 डिग्री तक। दोस्तों दूसरा होता है ई। अगर दोस्तों हम ई की बात करें तो ई जो होता है हमारा ई क्लास टाइप का जो इंसुलेटर होता है वो दोस्तों 120 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक सहन करता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों अगर हम बात करें बी की, तो क्लास बी में देखते हैं जो क्लास बी टाइप का जो इंसुलेटर होता है दोस्तों वो 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सहन करता है। अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए किसका होता तो एच। अगर सबसे ज़्यादा कितना एच करता है, कितना 180। और इससे भी ज़्यादा सी होता है, 180 तक सहन कर सकता है। लेकिन अगर बात करें सी जो होता है सी, दोस्तों क्लास सी की अगर बात करें जो इंसुलेटर होता है वो 180 से भी ज़्यादा करता है, 180 से भी ज़्यादा सहन कर सकता है। दोस्तों तो ये हमारा है क्वेश्चन, आप इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित तीन प्रतिरोध क्रमशः 4 ओम, 6 ओम, 9 ओम के समांतर क्रम में संयोजित हैं। कौन सा प्रतिरोध सबसे अधिक पावर लॉस कराएगा। दोस्तों जैसा कि ये दिया है, एक रेजिस्टेंस है और उसके पैरेलल में और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तीन प्रतिरोध हैं जो दोस्तों एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं, ये पैरेलल कनेक्शन में, सही है। और आपसे पूछना चाहता है कि जो पावर लॉस सबसे ज़्यादा किस में होगा। ये 4 है, सपोज कर लिए ये 6 है और ये हमारा 9 है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पावर लॉस किस में होगा। देखिए पावर लॉस का अगर फार्मूला देखें कि P बराबर V स्क्वायर अपन R होता है, अगर इस रेंज में देखा जाए पैरेलल के लिए, सही यूज करते हैं। दोस्तों पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज कांस्टेंट रहने वाला, समान रहने वाला है तीनों रेजिस्टेंस के लिए। तो हमने देख लिया ये कांस्टेंट है, सही दोस्तों। ये हमारा अगर कांस्टेंट है तो अब बात करते हैं जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा वो पावर लॉस कम कराएगा और जिसका रेजिस्टेंस कम रहेगा दोस्तों वो ज़्यादा पावर लॉस कराएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं उसकी पावर ज़्यादा होगा, उसमें पावर ज़्यादा खपत होगी। दोस्तों तो आपको सिंपल है कि जो सबसे कम प्रतिरोध किसका है, ये दोस्तों ऑप्शन में ओम होना चाहिए। 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, सही है। तो सिंपल है, अगर जिसका रेजिस्टेंस सबसे रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा बिजली का खपत करेगा। अगला देखते हैं। एवलांच ब्रेकडाउन की स्थिति में ताप गुणांक होता है। एवलांच ब्रेकडाउन की स्थिति में ताप गुणांक होता है। दोस्तों एवलांच ब्रेकडाउन समझिए, हमने बताया था कि जो ब्रेकडाउन का मतलब है कि जहां अगर हम वोल्टेज को एक बढ़ाते जाएं तो जहां से वोल्टेज करंट बहुत तेजी से बढ़ने लगती है उसे ब्रेकडाउन बोलते हैं। जिस वोल्टेज पे बढ़ती है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। लेकिन दोस्तों दो ब्रेकडाउन ऐसे हैं, जैसे एवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन, ये दोनों रिवर्स बायस में होते हैं। दोस्तों दोनों में अंतर क्या होता है, जो जीनर डायोड ब्रेकडाउन होता है वो सडनली एकाएक फ्लो हो जाता है, मतलब बढ़ सकता है, ये ग्राफ होगा। एवलांच में देखेंगे कि ग्राफ कुछ ऐसे आके आपका ये बढ़ता है। कहने का मतलब दोस्तों अगर एवलांच ब्रेकडाउन किसी डायोड का हो चुका है तो डायोड बर्न हो जाता है, सही है। अगर दोस्तों बात कर रहे हैं कि अगर किसी डायोड का एवलांच ब्रेकडाउन हो गया तो वो बर्न हो सकता है, नष्ट हो जाएगा। अगर किसी डायोड का जीनर ब्रेकडाउन हुआ है, अगर हम बात करें जीनर ब्रेकडाउन हुआ है तो जीनर ब्रेकडाउन में के बाद ही वो डायोड रिवर्स, मतलब कहने का कि वो ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन अगर हो गया तो रिवर्स बायस में धारा का चालन करेगा। कहने का माइनॉरिटी के कारण वो कंडक्शन क्रिया उसमें हो जाएगी, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों ये इसका होता है पॉजिटिव, सही है। एवलांच ब्रेकडाउन स्थिति में ताप गुणांक कैसा होता है, धनात्मक।
और बात करें जीनर के कंडीशन में तो दोस्तों निगेटिव होता है। अगला देखते हैं, भारत एक आदर्श डायोड का रिवर्स बायस प्रतिरोध होता है। दोस्तों अगर हम आइडियल डायोड की बात करते हैं तो आइडियल डायोड की कंडीशन में देखेंगे तो दोस्तों अगर आइडियल डायोड की कंडीशन में ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और कोई अगर डायोड रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस का मतलब है कि उसको आपने उसके एनोड टर्मिनल को माइनस से जोड़ दिया है दोस्तों, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और ओपन सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों अनंत होता है, इनफाइनाइट। सही है, दो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे तैयार हो सकते हैं। अगर आइडियल डायोड है तो उसका रिवर्स बायस प्रतिरोध अनंत होगा और पूछा जाए सर्किट कैसे बिहेव करेगी तो दोस्तों ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है। अगला देखते हैं दोस्तों, कह रहा है, एक क्वेश्चन दिया है कि एक निकिल कुंडली का 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना है। दोस्तों ये दिया है 13 ओम। कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.06 पर सेंटीग्रेड है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध होगा। दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि कोई निकिल की कॉइल है, कॉइल का 50 डिग्री टेम्परेचर की अगर बात करते हैं सेल्सियस की दोस्तों, उसका रजिस्टेंस 13 ओम है। यानी हम बात करें कि फार्मूला कौन सा यूज करेंगे दोस्तों, यही RT इक्वल टू आपने पढ़ा है R0 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा 0 T। तो फ्रेंड्स आपको दे रहा है कि जब हम 50 डिग्री टेम्परेचर की बात कर रहा है दोस्तों, आपका कितना है 13 ओम, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद। सही दोस्तों, और आपसे पूछना चाहता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे R0 होता है। सही फ्रेंड्स, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे R0 होता है। दोस्तों अगर बात करें 1 प्लस तो अल्फा 0 कितना होगा दोस्तों, कह रहा है कि सेल्सियस पर 0 डिग्री पे कितना 0.006। सही फ्रेंड्स, इनटू टी, टाइम कितना कह रहा है दोस्तों 50। सही फ्रेंड्स, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई इसका करा देंगे दोस्तों, तो R इक्वल टू मिल जाएगा आपको R इक्वल, दोस्तों इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने वाला है 1.3। देखिए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.3 हो जाएगा और 1 जोड़ देंगे तो 1.3 हो जाएगा, यानी 13/1.3। सही फ्रेंड्स, जब इसको आप डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये आपका आएगा कुछ 10 ओम। सही फ्रेंड्स, तो आपका सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा देख सकते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। जैसे कि यूपीपीसीएल जेई की अगर बात करें, यूपीपीसीएल जेई में आपने देखा होगा एक एग्जाम ऐसा था जिसमें इससे टेम्परेचर कोफिशिएंट से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों ये सिंपल होता है, बस थोड़ा यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है इस फार्मूले का यूज करके। ये कह रहा था कि कॉइल है जिसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रजिस्टेंस है 13 ओम, तो हमने रख दिया 13 ओम है कितना 50 डिग्री टेम्परेचर पे, टी मैंने मान लिया 50 डिग्री। और दोस्तों कह रहा है कि अगर 0 डिग्री पे अल्फा 0 होता है, 0 डिग्री का टेम्परेचर कोफिशिएंट इतना दिया है, तो 0 डिग्री पे ही उसका प्रतिरोध R0 पूछ रहा था, तो सिंपल था, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीनर डायोड किस बायस में वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं कि जीनर डायोड किस बायस में वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं जीनर डायोड की। तो जीनर डायोड जो होता है, कुछ आपको इसका सिंबल अगर बात करें यहाँ से, कई बार इसका सिंबल दे देता है दोस्तों। जीनर डायोड का जो सिंबल होता है आपको जेड की तरह ऐसे बना मिलेगा। दोस्तों एक हाई डोप्ड डायोड होता है और इसकी बात करते हैं, ये हमेशा रिवर्स बायस में कार्य करता है। अगर बात करें क्या रिवर्स जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस में कार्य कर सकता है, दोस्तों जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस में भी वर्क करता है, बट वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज नहीं करेगा, वो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है। अगला क्वेश्चन है, हेनरी निम्नलिखित किसकी यूनिट है। दोस्तों हेनरी होती है इंडक्टेंस की। तो सिंपल क्वेश्चन था कि जो हेनरी दोस्तों बात कर रहे हैं कि किसकी यूनिट होती है, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को बोलते हैं दोस्तों प्रेरकत्व, यानी प्रेरकत्व की जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है। कैपेसिटेंस धारिता दोस्तों इसकी फैराड होती है। एडमिटेंस है, सही है, और ये इम्पीडेंस है दोस्तों। इम्पीडेंस को आप पता है जेड से प्रदर्शित करते हैं और जेड इसका मात्रक होता है ओम। सही दोस्तों, ये एसी करंट का अपोज करता है। एडमिटेंस की बात करते हैं वाई से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ
एडमिटेंस, एडमिटेंस का जो रेसिप्रोकल होता है दोस्तों वो होता है एडमिटेंस। इसका जो बात करेंगे यूनिट की तो ओम इनवर्स हो जाएगी, यानी महो हो जाएगी। सही दोस्तों। कैपेसिटेंस की धारिता होती है दोस्तों, यहाँ पे आपका हेनरी पूछा था तो ये ऑप्शन सही है। सही, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा चालक गोले के अंदर हमेशा स्थिर रहता है। दोस्तों कोई भी चालक गोला है, कंडक्टर है दोस्तों, उसमें आवेश कभी भी फिक्स नहीं रहता है। अगर बात करें फ्लक्स घनत्व का भी तो उसका फिक्स नहीं रहता है, करंट भी सेम नहीं रहती। बात करते हैं दोस्तों हमेशा कांस्टेंट क्या रहता है दोस्तों, हमेशा कांस्टेंट रहता है आपका पोटेंशियल। सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम किस नेटवर्क पर लागू नहीं होता। दोस्तों डिपेंडेंट करंट सोर्स पे ही डिपेंडेंट करंट सोर्स हो, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो, इस पे लागू होगा। ट्रांसफार्मर पे भी दोस्तों लागू हो सकता है, नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों आपका जो है नॉन लीनियर जो एलिमेंट होते हैं, जैसे नॉन लीनियर एलिमेंट कौन से हो गए, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होती हैं, जैसे हमारा डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, मॉसफेट हो गया, वो नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं दोस्तों। तो नॉन लीनियर एलिमेंट पे हमारा क्या होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम लागू नहीं करती। सही। और एक क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछता रहता है कि सुपरपोजिशन द्वारा कैलकुलेट नहीं कर सकते, पावर को कैलकुलेशन नहीं हो सकता सुपरपोजिशन थ्योरम द्वारा। अगला देखते हैं। कह रहा है एक फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है। दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो 81.2% होती है। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, अगर वो दोस्तों HWR की बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की दोस्तों एफिशिएंसी होती है 40.6% होती है। और फुल की बात करें दोस्तों 81 पॉइंट। अब बात करते हैं ब्रूज, जो हमारा ब्रिज होता है, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी कितनी होती है दोस्तों, वो भी होती है 81.2%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से किस बल्ब का प्रतिरोध बहुत कम होगा, सबसे कम होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है दोस्तों कई बार एग्जाम में। आप देखिए कह रहा है कि किस प्रतिरोध सबसे कम होगा किस बल्ब का। आपके पास कई 4 बल्ब दिए गए, इसकी रेटिंग है 220 वोल्ट। तो अगर सिंपल पता है कि आपको रजिस्टेंस का फार्मूला R = V²/P। देखिए अगर बात करें इन दोनों का वोल्टेज ज़्यादा है, सही दोस्तों, और डिनोमिनेटर दोनों के ये सेम हैं, तो इन दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल होगा रजिस्टेंस के V²। तो दोस्तों दोनों के वोल्टेज सेम है, इनमें तो हमने कंपेरिजन करना नहीं है। अब देखना इन दोनों ऑप्शनों को। तो दोस्तों देखिए अगर इन दोनों ऑप्शनों को देखा जाए तो आपको पता है कि R बराबर जो V²/P होता है, तो V²P की बात करते हैं कि जिसका पावर रेटिंग कम रहेगा उसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगा दोस्तों उसका रजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं पावर। और यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों अगर देखा जाए कि 100 वाट का मतलब इसका पावर रेटिंग ज़्यादा है तो इसका रजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। सही फ्रेंड्स, 100 वाट। अगला क्वेश्चन देखिए। करेक्ट अर्ध तरंग दृष्टिकारी की आउटपुट फ्रिक्वेंसी होती है। तो दोस्तों बात करते हैं आउटपुट फ्रिक्वेंसी। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट आवृत्ति होती है वो दोस्तों आपकी होती है इनपुट फ्रिक्वेंसी के इक्वल टू, इनपुट फ्रिक्वेंसी के इक्वल टू। ये दोस्तों आपका होना चाहिए फ्रिक्वेंसी, सही फ्रेंड, इसको आप फ्रिक्वेंसी लिख दीजिए, आवृत्ति लिख सकते हैं। इनपुट आवृत्ति के बराबर दूसरा इनपुट आवृत्ति के 2 गुना और इनपुट आवृत्ति के आधा। तो दोस्तों सिंपल होता है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर बात करते हैं तो जो इनपुट फ्रिक्वेंसी होती है आउटपुट फ्रिक्वेंसी की इक्वल होती है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेल्टा स्टार जो रूपांतरण तकनीकी का प्रयोग करते हैं, जो डेल्टा स्टार कन्वर्जन होता है वो किसमें, हम जो तकनीकी उसका प्रयोग किसमें करते हैं। 1 टर्मिनल नेटवर्क में, 2 टर्मिनल नेटवर्क में, 3 टर्मिनल नेटवर्क में, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। 3 नेटवर्क, क्योंकि स्टार पढ़े चाहे डेल्टा, तो हम देखते हैं कि कम से कम 3 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3 दोस्तों। ये हमारा बनता है स्टार कनेक्शन। अगर डेल्टा कनेक्शन की बात करते हैं तो ये एक टर्मिनल यहाँ से दूसरा टर्मिनल हो गया और ये 3rd टर्मिनल, यानी 3 टर्मिनल दोस्तों होते हैं। इसका मिनिमम 3 टर्मिनल के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 120 कूलाम चार्ज को 5 वोल्ट से गुजारने के लिए आवश्यक ऊर्जा है, यानी दोस्तों दिया है Q, चार्ज आपका दिया है Q 120 कूलाम, और दोस्तों आपको दिया है कि 120 कूलाम का चार्ज है और इसको 5 वोल्ट से गुजारना है, यानी कि 5 वोल्ट की सप्लाई से गुजारना है, यानी वोल्टेज दिया आपका 5। सही फ्रेंड्स, तो पूछ रहा है कि वर्क कितनी एनर्जी खर्च करनी होगी, यानी वर्क डन पूछ रहा है, किया गया कार्य। दोस्तों आपको पता है कि V = अपना W/Q0 होता है, Q। अगर यहाँ से W यानी वर्क डन निकालें या फिर एनर्जी निकालें दोस्तों, यहाँ से हो जाए V × Q। दोस्तों अगर बात करते हैं
कि V आपका दिया 5 इंटू 120, तो आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 12 5 6 60 600 आएगा, यानी ये है आपका 600 जूल। जूल क्या है दोस्तों? एनर्जी की यूनिट। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 22। कह रहा है एलईडी, जो एलईडी डायोड है किस बायस में ऊर्जा उत्सर्जित करती है? दोस्तों ये एलईडी दोस्तों ये होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, यानी एलईडी जो बनती है वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर दो टाइप से होता है, एक होता है एलिमेंटल, तो आप जो एन टाइप पी टाइप पढ़ते हो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होता है, यानी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। लेकिन जो एलईडी होती है दोस्तों एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जैसे गैलियम आर्सेनाइड की बात करें, गैलियम आर्सेनाइड, अगर आपसे पूछे कोई कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलईडी किसकी बनी होती है, तो गैलियम आर्सेनाइड की बन सकती है, या गैलियम जीएपी गैलियम फास्फाइड की बनती है, या गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड की बनती है। दोस्तों ये कई बार पूछता रहता है क्वेश्चन। तो बात करते हैं एलईडी किस बायस में, तो दोस्तों फॉरवर्ड अग्र अभिनत, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस में जो एनर्जी प्रकाश का उत्सर्जन करती है। सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फिल्टर का कार्य क्या होता है? दोस्तों हम फिल्टर सर्किट यूज करते हैं, तो जैसा कि फिल्टर जो सर्किट है, अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको हमारे जितने भी वीडियो हमने कई सारे जो थ्योरी लेक्चर वीडियो हैं वो कई सारे हमने बना रखे हैं, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल वीडियो देख सकते हैं, और उसके बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों, आप वहाँ पे देखिए। और आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में फिल्टर का कार्य होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है पल्सेटिंग डीसी प्राप्त करता है, रिपल को समाप्त करता है, रिपल को जोड़ना। दोस्तों हम पल्सेटिंग डीसी प्राप्त नहीं करना होता है, हमें मेन होता है कि रिपल को समाप्त करना। रिपल हमने बताया था अभी कि जो जब एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हो फिल्टर द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा, तो उसमें कुछ एसी के कंपोनेंट रह जाते हैं, जैसे कि कुछ हमको ऐसे पल्सेटिंग डीसी मिल रही थी, तो इस पल्सेटिंग डीसी को अगर आफ्टर इसको रेक्टिफिकेशन बात करें कि अगर कैपेसिटर फिल्टर यूज करता है या फिर ऐसे, तो दोस्तों कुछ हमको ऐसे मिलने लगती है, ये ऐसे, यानी कुछ हमको दोस्तों पहले की अपेक्षा ये जो मिलने लगता है कुछ ऐसा, तो ये होता है फिल्टर के द्वारा। कह सकते हैं कि प्योर डीसी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं, या फिर रिपल को समाप्त कर देता है। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रतिरोध सबसे अधिक है? दोस्तों जिसकी कंडक्टिविटी बात करते हैं, रेजिस्टेंस की कंडीशन G इक्वल टू रेसिप्रोकल होता है 1/r के। अब यहाँ देखिए जिसकी कंडक्टिविटी हाई होगी उसकी दोस्तों रजिस्टिविटी लो होगी। सही है। तो देखिए चांदी जो है उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, सोना की भी कंडक्टिविटी हाई, कॉपर सबसे अगर बात की जाए इन चारों में ऑप्शनों में, तो देखा जाए दोस्तों एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम की जो दोस्तों रजिस्टिविटी वो बहुत हाई होती है, मतलब इनकी अपेक्षा हाई होती है, इसलिए बात कर रहे हैं कि इसका रजिस्टेंस ज़्यादा है। अगला है हीटर निम्न से कार्य करता है। दोस्तों हीटर जो होता है किस लोड पे कार्य करता है, किस प्रकार का लोड है, कैपेसिटिव लोड है, इंडक्टिव लोड है, रजिस्टिव लोड है। दोस्तों ये आपको पता है कि अगर हीटर की बात करते हैं तो ये रजिस्टिव लोड आता है, या फिर हम लैंप की बात करें जो टंगस्टन लैंप होता है, इनकैंडिसेंट लैंप की बात करें तो दोस्तों हमारे ये होते हैं रजिस्टिव लोड। अगर बात करते हैं अगला दोस्तों कि कैपेसिटिव लोड, तो जैसे मैंने बताया था अंडरग्राउंड केबल होती है या फिर कैपेसिटर होता है, तो दोस्तों तो सिंक्रोनस जो हमने बताया ना सिंक्रोनस कंडेंसर होता है वो भी हमारा कैपेसिटिव लोड होते हैं। इंडक्टिव लोड जो आपके घर में मोटर पंखा जो भी चीज़ें यूज हो रही हैं दोस्तों जिसमें कॉइल बाइंडिंग हुई है ऐसे दोस्तों उसे बोलते हैं इंडक्टिव लोड। अगला है एक्टिव फिल्टर में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों देखिए फिल्टर दो टाइप के होते हैं, एक पढ़ेंगे आप एक्टिव फिल्टर, दूसरा पैसिव फिल्टर। जिसमें एक्टिव कंपोनेंट का प्रयोग करके बनाते हैं फिल्टर दोस्तों उसको बोलते हैं हम एक्टिव फिल्टर। और दूसरा है कि जो पैसिव फिल्टर कौन से होते हैं जिसमें हम पैसिव कंपोनेंट का प्रयोग करके यूज करते हैं। तो कह रहा है एक्टिव फिल्टर में प्रयोग किया जाता है दोस्तों ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आजकल जान लीजिए अभी मॉडर्न जमाने में सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा जो प्रयोग किया जाने वाला दोस्तों अगर फिल्टर है तो वो दोस्तों प्रयोग किया जाने वाला है एक्टिव फिल्टर। क्योंकि ये जो पैसिव फिल्टर होते हैं ये तीनों क्या है हमारे, ये दोस्तों तीनों होते हैं हमारे पैसिव फिल्टर, ये होते हैं हमारे पैसिव फिल्टर। सही है। अगर हम पैसिव फिल्टर की बात करें तो पैसिव फिल्टर रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर अलग अलग का प्रयोग करके दोस्तों हम बना सकते हैं फिल्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जीना डायोड होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है जीना डायोड होता है हाईली डोप्ड, लाइटली डोप्ड, नॉर्मल डोप्ड, ऑल द अबव। अभी दोस्तों बताया हमने आपको कि जो जीना डायोड होता है वो हाईली डोप्ड होता है, मतलब डोप्ड का मतलब है डोपिंग। अब डोपिंग से एक शब्द आता है डोपिंग क्या है, तो दोस्तों जब आपको पता कोई भी जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर शुद्ध अर्धचालक है वो जब तक उसमें डोपिंग नहीं कराएंगे वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। अगर टेम्परेचर ना इंक्रीज कराया जाए तो कंडीशन बता रहे हैं, तो दोस्तों अगर वहाँ पे इंसुलेटर कार्य करते हैं जितनी ज़्यादा अच्छी डोपिंग करेंगे आप तो उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है।
तो डोपिंग का मतलब है किसी भी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की जो प्रोसेस है उसको बोल रहे हैं डोपिंग। सही है। तो बात करें जीनर डायोड में हाई डोपिंग की जाती है। अगला दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएल में पूछा हुआ है कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूपीएस का दोस्तों फुल फॉर्म की बात करते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। पहला ही ऑप्शन सब सही है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, या टिपेबल पावर सप्लाई इसको पढ़ सकते हैं, या यूजफुल पावर सप्लाई, अनयूजफुल पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सप्लाई। तो दोस्तों ये सिंपल है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। तो बात करते हैं ये यूपीएस होता क्या है। देखिए आपके घरों में इन्वर्टर होगा, आपने देखा होगा इन्वर्टर। तो इन्वर्टर पे दो मोड होता है, एक होता है लिखा रहता है ऊपर यूपीएस मोड और नीचे होता है इन्वर्टर मोड। तो दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या है कि यूपीएस मोड में देखिए अगर इन्वर्टर मोड में आप कोई भी चला रहे हैं तो इन्वर्टर मोड की कंडीशन होती है कि जब आपकी लाइट कटती है तो कुछ टाइम के लिए आपका जो होता है जो कंप्यूटर या पीसी है जो ट्रिप कर जाएंगी, आपको पता चल जाएगा लाइट कट गई। बस यूपीएस में बात करें तो इतना ज़्यादा नैनो सेकेंड टाइम लगता है, इतना कम टाइम होता है दोस्तों कि कब ऑन हुआ कब ऑफ हुआ। आपका जो यूपीएस है, जो कंप्यूटर जो बता सीपीयू चल रहा था वो दोस्तों आपका बंद नहीं होता, जिससे वो करप्ट नहीं होता। अगर दोस्तों बात करें उसमें बहुत सारे डेटा होते हैं, अगर वो करप्ट हो गया तो दोस्तों बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए हम यूपीएस का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, आबादीय पावर सप्लाई, शक्ति संयंत्र। सही है दोस्तों स्रोत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पी टाइप सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी आल्सो कॉल्ड। दोस्तों जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें इम्प्योरिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं। तो हमें अभी बताया कि अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, और दोस्तों ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब है 3 संयोजित तत्व मिलाते हैं। तो जो दोस्तों 3 संयोजित तत्व होते हैं वो होते हैं एक्सेप्टर। सही है, क्योंकि आपको पता है कि पी टाइप में होल्स बनते हैं, पी टाइप से होल्स बनते हैं, और ये होल्स जो होते हैं यहाँ पे जो आयंस बनते हैं वो एक्सेप्टर आयन होते हैं, ई मोबाइल चार्ज बोलते हैं, इन मोबाइल चार्ज ये होते हैं दोस्तों पी टाइप में मोबाइल चार्ज होते हैं, कैरियर। अगला क्वेश्चन है रेटिंग ऑफ फ्यूज की दोस्तों रेटिंग होती है एम्पियर में। सही है, ये क्वेश्चन कई बार पूछता रहता है कि फ्यूज की रेटिंग किस में होती है, तो आप बता सकते हो कि एम्पियर में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिजली द्वारा लगी आग को बुझाया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बिजली द्वारा लगी आग को बुझाया। दोस्तों आग का जैसे क्लासिफिकेशन बात करें तो क्लास ए होता है, क्लास बी होता है, क्लास सी होता है। सही, अब क्लास दोस्तों डी। तो कई प्रकार की जो हमारी क्लास हैं, क्लास बी है, ए बी है। दोस्तों क्लास ए में अगर देखेंगे तो जो हमारी नॉर्मली लकड़ी से आग लगती है वो क्लास ए में आती है। क्लास बी में बात करते हैं तो जो दोस्तों हमारी जो जैसे केरोसिन या लिक्विड जैसे आपका मिट्टी का तेल हो गया या पेट्रोल से लगी आग को क्लास बी में ले जाते हैं। अगर क्लास सी में दोस्तों कोई गैस से आग लगती है तो क्लास सी में जाता है, उसको फोम द्वारा उसको बुझा सकते हैं। लेकिन बात करते हैं दोस्तों जो बिजली द्वारा लगी आग होती है, तो बिजली द्वारा लगी आग को दोस्तों आप जल से नहीं मिटाओगे, जल से नहीं बुझा सकते हो, उसके लिए यूज करते हैं CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। सही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम प्रयोग करके दोस्तों क्या करते हैं कि उस आग को बुझा देंगे। सही है। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन पे चार्ज होता है। दोस्तों आपको पता है कि नाभिक में अगर बात की जाए तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। सही फ्रेंड्स, यानी नाभिक में क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर बात करें न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन पे उदासीन होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, मतलब उदासीन होता है, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं होता है। जबकि हम बात करते हैं प्रोटॉन पे, तो दोस्तों प्रोटॉन का मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज। सही दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।